दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला के बारे में। ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्णमाला में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो के एंड में मैंने महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं जिसको सॉल्व करने के बाद आपको वर्णमाला से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं। तो वर्णमाला दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण प्लस माला। वर्ण का अर्थ होता है दोस्तों अक्षर। अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या अक्षर। और अगर हम माला की बात करें तो माला का अर्थ होता है सीरीज। तो जब हम लोग दोस्तों वर्णों या अक्षरों के समूह को एक सीरीज के रूप में क्रम व्यवस्थित रख देते हैं तो यही कहलाता है वर्णमाला। ठीक है, इसी क्रम व्यवस्था को कहते हैं वर्णमाला। यानी कि अगर हम लोग एक लाइन में कहें तो व्यवस्थित या क्रमबद्ध वर्ग समूह को ही कहा जाता है वर्णमाला। क्लियर है? हमारी हिंदी में दोस्तों कुल वर्णों की संख्या है 52। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इन 52 वर्णों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो हम लोग पहले बात करते हैं स्वर वर्ण की। तो जिन वर्णों के उच्चारण में दोस्तों कम समय लगता है और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उन्हें ही कहा जाता है स्वर वर्ण या स्वर अक्षर। ठीक है, हमारी हिंदी भाषा में स्वरों की मूल संख्या है 11। कई लोग इसे 11 + 2 यानी कि 13 मानते हैं, लेकिन वो गलत होता है। अब 13 कैसे मानते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये टोटल 11 स्वर जो होते हैं इनको पहले हम लोग जान लेते हैं। तो 11 स्वरों के नाम है अ आ इ ई उ री ए आए ओ और औ। ठीक है, ये 11 स्वर होते हैं टोटल। लेकिन कुछ लोग री और ली को जोड़कर स्वरों की संख्या 13 बताते हैं, जो कि गलत है। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है केवल 11। ठीक है, यहाँ पर दो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। पहला तो मैंने बता दिया है, री और लेरी को भी वो जोड़कर 13 बताते हैं। दूसरा, मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, अंग और अह, ये जो दो वर्ण होते हैं इनको भी सब लोग स्वर में काउंट करते हैं, जो कि गलत है। ये क्या होते हैं मैं अभी लास्ट में बताता हूँ, पहले स्वर जान लीजिए। तो स्वर आपको क्लियर हो गया, अ से लेकर ओ तक होते हैं स्वर, कुल 11 होती हैं स्वरों की संख्या। ठीक है, अब स्वर भी दोस्तों मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। तो ह्रस्व स्वर दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ही कहते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी है? अ, ई, उ और री, यानी कि छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और छोटा री। ठीक है, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से या मूल स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। मैंने बताया, अगर किसी स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है तो ह्रस्व स्वर, और अगर किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर में क्या होता है दोस्तों, जब किन्हीं दो विभिन्न स्वरों को आपस में मिला दिया जाता है तब बनता है संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन सी? ए, आए, ओ, औ। अभी मैंने बताया कि संयुक्त स्वर किन्हीं दो स्वरों से मिलकर बने हो। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि ये जो चारों संयुक्त स्वर हैं ये किन किन स्वरों से मिलकर बने हैं। तो ए जो बना है दोस्तों वो बना है अ और ई से। ठीक है, छोटा और छोटा ई से मिलकर बना है ए, और जो ए बना है वो बना है अ धन ए से, छोटा अ और छोटा ए से। और ओ जो बना है वो बना है अ प्लस उ से, छोटा अ और बड़ा उ से। ठीक है, औ बना है हमारा अ प्लस ओ से। ये चारों संयुक्त वर्ण दोस्तों आपको याद रखने हैं कि किससे किससे मिलकर बना है, क्योंकि इसका यूज होगा अभी संधि में। संधि में जब मैं आपको बताऊंगा तब वहां पर इसका यूज होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्वरों को, जो 11 स्वर होते हैं हमारे, उनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। अब इनको संक्षेप में एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री है वो कहलाता है ह्रस्व स्वर, और जो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ है वो कहलाता है दीर्घ स्वर। और इसके बाद ए, आए, ओ, औ कहलाता है संयुक्त स्वर। ठीक है, एक लाइन में आप लोग जान लिए हैं। अब हम लोग कुछ और भी स्वर जान लेते हैं। एक होता है दोस्तों प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर दोस्तों होता है कि जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से यानी कि मूल स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है तो उसे ही कहा जाता है प्लुत स्वर। ठीक है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है जनरली, लेकिन इसके लिए हिंदी में ये जो हिंदी गिनती का जो 3 होता है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल
ओम हो गया, राम हो गया और भी जो इसी प्रकार से आते हैं। आइए अब आप लोग के कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। जो ये अंग और अ होता है, ये दोस्तों ना ही स्वर होता है और ना ही कोई व्यंजन होता है। इसे आयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। अब ये आयोगवाह क्या होता है? तो आयोगवाह का अर्थ होता है दोस्तों योग्य ना होने पर भी जो साथ रहे उसी को कहते हैं आयोगवाह। ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक होता है अंग और दूसरा होता है अह। तो अंग जो होता है उसे कहते हैं अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग। तो आज से आपके सामने जब भी आए तो आप लोग अंग को बोलेंगे अनुस्वार और अह को बोलेंगे विसर्ग। ठीक है, ये ना तो स्वर होता है ना ही कोई व्यंजन होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में स्वरों की संख्या केवल 11 है। ठीक है, अब ये तो था स्वर वर्ण। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो व्यंजन वर्ण दोस्तों वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। मैंने आपको बताया था स्वर वर्ण में कि स्वर वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन व्यंजन वर्ण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि ये किसी न किसी स्वर से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग क लिखते हैं तो ये क प्लस अ से मिलकर बना होता है, तो ये बनता है क। ठीक है, खा इसी प्रकार से, ग इसी प्रकार से। तो कोई भी व्यंजन हो, आपको जो भी मिलेगा व्यंजन वो किसी न किसी स्वर वर्ण से मिलकर बना होता है। अगर हम लोग बात करें कि व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजन की मूल संख्या है दोस्तों 33 है व्यंजनों की मूल संख्या। अगर सिर्फ व्यंजन पूछा जाए आपसे तब आप लगाएंगे 33। अभी लास्ट तक देखते जाइए, बिल्कुल आपका सारा कन्फ्यूजन मैं क्लियर करा दूंगा। मुझे पता है आपको अंकों में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कितने स्वर वर्ण होते हैं और कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, एंड तक आपका सारा कन्फ्यूजन मैं क्लियर करा दूंगा। तो अब व्यंजन वर्णों को भी दोस्तों कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो पहले मूल संख्या है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद बाकी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला होता है दोस्तों स्पर्श व्यंजन। तो अब ये स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो दोस्तों जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ के स्थानों से स्पर्श करके बोले जाते हैं उसे ही कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें ही कहते हैं स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 25 यानी कि 25। अब इन 25 को भी 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने अभी बताया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ, तो ये 5 वर्ग बनाए गए इसके। पहला है क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये 5 वर्ग जो हैं इसी के रूप में इनको डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग सीरियल वाइज देखें तो क वर्ग के अंतर्गत आता है क से लेकर के इंग्या तक, यानी क, ख, ग, घ और इंग्या। ठीक है, चा वर्ग के अंतर्गत आता है च, छ, ज, झ और इया। टा वर्ग के अंतर्गत आता है ट, ठ, ड, ढ, अण। और ता वर्ग के अंतर्गत आता है ता, थ, द, ध, न। ठीक है, इसके साथ ही प वर्ग के अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ, म। क्लियर है? तो ये जो 5 वर्ग होते हैं इन्हीं को उनके उच्चारण स्थान से जहाँ पर वो स्पर्श करते हैं उसी रूप में डिवाइड किया गया है, जो कि क वर्ग होता है कंठ, च वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत और पा वर्ग होष्ठ से होता है। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ में, लेकिन दोस्तों जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ, इनको आपको सीरियल वाइज याद रखना है। नेक्स्ट होता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोस्तों सांस अंदर की तरफ खींची जाती है उन्हें ही कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या भी दोस्तों 4 होती है। 4 कौन कौन सी है? या, र, ल और वा। यानी कि स्पर्श व्यंजन के बाद जो शुरू होता है या, र, ल, व, यही कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पर दोस्तों आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें आपको अंतस्थ व्यंजन में या और व जो दिख रहा है इन दोनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होता है? तो दोस्तों जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में घर्षण अथवा शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है उसे ही कहा जाता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी भी संख्या होती है 4। श, श, स, ह। पहला सा है उसे कहते हैं तालव्य सा, दूसरे सा को कहते हैं मूर्धन्य सा और तीसरे सा को कहते हैं दंत सा, और लास्ट में होता है ह। तो ये चारों जो होते हैं ये होते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अभी इस वीडियो को देखते जाइए दोस्तों, जब इस वीडियो का फाइनल पार्ट आएगा तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कि सभी वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ पर हैं, तो एक टेबल से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए अभी आप इसको देखते जाइए। चौथा टाइप होता है दोस्तों संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन भी वैसे ही होता है जैसे संयुक्त स्वर होता था। संयुक्त स्वर में क्या होता था कि दो स्वर मिलकर बनते थे, और इसमें संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि जब कोई दो व्यंजन मिलकर कोई एक व्यंजन बनाते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, और इनकी भी संख्या 4 ही होती है। ये कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है, ये चारों होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हम लोग जानेंगे कि ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले छ को देखते हैं। छ दोस्तों बना है क प्लस स से, ठीक है, क और स से मिलकर बना है छ। त्र बना है ता प्लस रा से मिलकर, और ज्ञ बना है दोस्तों ज प्लस इया से मिलकर, ठीक है। ये जो ज्ञ दिख रहा है ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि ज्ञ किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो ज्ञ बना है ज और इया से मिलकर, ठीक है। और स्र है लास्ट में, स्र बना है श और रा से। ये जो स है ये तालव्य स है, और प्लस र से मिलकर बना है श्रा। इसमें दो संयुक्त व्यंजन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पहला जो छ है जो क और मूर्धन्य सा से मिलकर बना है, और दूसरा है ज्ञ जो कि ज और इया से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों दोस्तों बहुत बार पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों निर्मित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, या जिसे हम लोग कहते हैं उक्षिप्त व्यंजन। ये तीनों नाम एक ही हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका डिफिनीशन क्या है? जो व्यंजन दोस्तों आवश्यकता अनुसार बना लिए गए हैं उन्हें निर्मित या द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अब ये मैंने बताया कि आवश्यकता अनुसार बना लिए गए। तो दोस्तों हिंदी भाषा जो है ये हम लोग के जो आम बोलचाल भाषा होती है वहाँ से इसका व्याकरण लिया गया है। तो हम लोग जैसे बोलते हैं पढ़ाई, तो ढ़ आता है। ढ़ जो आता है उसका कहीं पर भी वर्णमाला में स्थान नहीं होता है, लेकिन ये वर्ण हमारी बोलचाल भाषा में ऐड होते हैं, यूज होते हैं, इस वजह से इनको ऐड कर लिया गया है वर्णमाला में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो होता है ड़, एक तो होता है ढ, ठीक है। तो जैसे पढ़ना, पढ़ना, दौड़ना, इस सब में जो ड़ और ढ़ का यूज होता है वो होते हैं निर्मित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो ये 5 टाइप होते हैं दोस्तों व्यंजन के, ठीक। व्यंजनों को इन 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग काउंट करते हैं और काउंट करके आपको दिखाएंगे कि 52 वर्ण कैसे होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। तो पहले आप लोग 11 स्वर जान लीजिए, ठीक है। 11 स्वर वर्ण होते हैं, उसके बाद 2 आयोगवा होते हैं, उसके बाद होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन, ठीक है। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, और 4 ही होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसके साथ ही 2 होते हैं निर्मित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। अब सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 52। तो हिंदी में वर्णों की संख्या हो गई 52, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं तब आप बताएंगे 11। 2 आयोगवा होते हैं, और उसके साथ ही मूल व्यंजन अगर पूछा जाए तब आप मूल व्यंजन की संख्या बताएंगे 33। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब 52 में से आप स्वर वर्णों को हटा देते हैं और आयोगवा को हटा देते हैं, यानी 13 घटा देते हैं, तब आपका 33 नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों मैंने बात किया है मूल व्यंजनों की संख्या की। तो मूल व्यंजन मैंने कहा है 33, अगर उसमें संयुक्त व्यंजन जोड़ दिए जाएं तब हो जाएगा 37। ध्यान से समझिएगा कि मैंने मूल संख्या बताई है व्यंजनों की, ठीक है। मूल संख्या में संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो जब 2 व्यंजन मिल गए तब वो मूल व्यंजन नहीं हुए ना, तो मैंने मूल व्यंजनों की बात की है। तो मूल व्यंजनों की संख्या है 33। अब जब उसमें संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी ऐड कर दिए जाएंगे तब हो जाएगी संख्या 39, और उसके बाद आयोगवाह और स्वर वर्णों को जोड़कर हो जाएगा 52। तो ये होती है व्यंजनों की संख्या। तो आज के दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट और देखते हैं कितना हमसे सही होता है। पहला क्वेश्चन है वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो सभी लोग जान गए होंगे वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि किसकी है? तो ओष्ठ के बारे में मैंने बताया था कि जो प वर्ग होता है यानी कि प, फ, ब, भ, म, इसमें आता है ओष्ठ ध्वनि, ठीक है। तो फ आपको दिख रहा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भाषा की छोटी इकाई होती है वर्ण, वर्ण या अक्षर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला दोस्तों कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित वर्ण समूह को, ठीक है। तो यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो उसी सीरीज को कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ माने का वर्ग, और का वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ और इंज्ञा, ठीक है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन मैंने पूछा है, तो ये होता है दोस्तों ट वर्ग के अंतर्गत। ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक है, तो आपको ड और ढ दिख रहा होगा, ये है बी ऑप्शन में, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष के बारे में दोस्तों मैंने आपको नहीं बताया अभी मैं उसको पार्ट 2 में बताऊंगा। घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, द्वैत वर्ण कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। ये वीडियो लंबी हो जाती, इसी वजह से मैंने नहीं बताया। तो आप लोग अभी बस इतना ही समझिए कि जो घोष वर्ण होते हैं यानी कि सघोष भी जिसे कहते हैं, वो किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्णों को कहते हैं। ठीक है, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं 5 वर्गों में मैंने बताया था, तो उसमें किसी भी वर्ग, जो कोई भी वर्ग हो, पाँचों वर्ग में जो तीसरा, चौथा और पाँचवां वर्ण होता है वही होता है घोष वर्ण। तो इतना अभी आप लोग जानिए। इसके साथ ही कुछ और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन हो गया, और उसके बाद प्रत्येक स्वर वर्ण भी होता है और हा भी होता है। तो वो सब चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी आप लोग इतना जानिए कि किसी भी वर्ग में जो तीसरा, चौथा और पाँचवां वर्ण होता है वही होता है सघोष। ठीक है, तो इसमें आपको तीसरा, चौथा और पाँचवें में कौन सा दिख रहा है? चा जो होता है ये भी पहला अक्षर होता है चा वर्ग का। छा जो होता है वो चा वर्ग का दूसरा वर्ण है, और खा जो है वो क वर्ग का दूसरा वर्ण है। लेकिन जो माँ है दोस्तों, ये लास्ट में प वर्ग का आखिरी वर्ण है। ठीक है, पा, फा, बा, भ, मा, तो ये पांचवा वर्ण होता है पांचवें वर्ग का, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यही है घोष वर्ण निम्नलिखित में से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है यही आपको बताना है। का व्यंजन होता है, पा भी व्यंजन होता है, या भी व्यंजन होता है, लेकिन उ जो होता है हमारा ये व्यंजन नहीं होता, ये स्वर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ के बारे में मैंने बताया था, प, फ, ब, भ, म होता है ओष्ठ। तो प भी दिख रहा है, फ भी दिख रहा है, म भी दिख रहा है, लेकिन ता जो होता है दोस्तों ये दंत्य होता है, ये होष्ठ नहीं होता है। तो ये दंत है त वर्ग, और पा वर्ग जो होता है वही होता है होष्ठ वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या है दोस्तों 52 यानी कि 52। ओके, नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ को मैंने बताया आपको, जब का प्लस मूर्धन्य सा लिखते हैं तब बनता है हमारा छ। तो ये का के बाद वर्ण जो आता है उसी के बाद बनता है छ, तो का होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञ किस वर्ण के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण जो है दोस्तों ये बना होता है ज प्लस इ से। ठीक है, लेकिन ये आधा ज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूरा जा नहीं होता, क्योंकि इस वाले जा में ज प्लस आ छिपा होता है। ठीक है, ज प्लस आ, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी व्यंजन हो वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो किसी न किसी स्वर से मिलकर बना होता है। तो ज प्लस आ से मिलकर बनता है जा। तो जो जा होता है जिसमें आ नहीं छुपा होता है उसके और इया के संयोग से बनता है ज्ञ वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष और सघोष के बारे में मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। तो इसमें ए ऑप्शन ख सही होगा हमारा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो छ जो दोस्तों बनता है वो बनता है का और मूर्धन्य सा से। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ट वर्ग का नहीं है? तो ट वर्ग के अंतर्गत मैं बताया था ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, इतने वर्ण आते हैं। तो आप लोग देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा ये सब हैं, लेकिन च जो है ये दूसरे वर्ग का है, ये चा वर्ग का है। ठीक है, तो टा वर्ग जो होता है उसमें ए ऑप्शन सही होगा। ए जो है वो टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मूलतः व्यंजनों की संख्या है 33। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया या, रा, ला, वा होता है अंतस्थ व्यंजन। तो डी ऑप्शन में आपको या दिख रहा है, या ही है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ के बाद आता है तालु यानी कि तालव्य। तो तालव्य ही होता है च वर्ग का उच्चारण स्थान, और च वर्ग के अंतर्गत ही आता है च, छ, ज, झ और इया। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन है। तालव्य मैंने अभी बताया कि च, छ, ज और झ होता है तालव्य। ठीक है, तो च, छ, ज, झ, इया इसमें नहीं दिया गया है, 4 वर्ण दिए गए हैं, तो इन्हीं चारों को आप लोग लगाएंगे। नेक्स्ट है
हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं दोस्तों श, श, श और हा। एक होता है दंत सा, एक होता है तालव्य सा और एक होता है मूर्धन्य सा। ठीक है, ये तीनों सा होते हैं और हा, ये चारों मिलकर बनते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए पार्ट्स में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।